जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस में पावर्ड बाय ग्रोथ मोड यूपीएससी। दोस्तों, आज का इस सेशन का जो आधार है वह तो हिंदू में पब्लिश हुआ आज का लेख है, जिसका टाइटल आप लोग देख रहे हैं, लेसन्स फ्रॉम बांग्लादेश और वियतनाम की बात कर रहा है। दरअसल इसका ताल्लुक जो है वह हमारे अर्थशास्त्र नामक विषय के साथ है। आर्थिक नीति की बात करता है। आर्थिक नीति में जो यह दो देशों ने जो प्रगति की उसकी बात करता है, प्रगति के कारण की भी बात करता है। उसके साथ साथ भारत को यह पूरी रणनीति में से कौन कौन सी चीज़ें जो है वह उठानी है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वह भारत के लिए अनुकूल नहीं है, उसकी भी बात करता है। अजय श्रीवास्तव नामक लेखक है जिनके द्वारा यह लेख लिखा गया है, और वह लेखक जो है वह ब्यूरोक्रेट है, इंडियन जो है ट्रेड सर्विस के जो है ऑफिसर है, और उसके द्वारा जो लेख है यह लिखा गया है। देखेंगे पूरा लेख, उसका निष्कर्ष, उसकी महत्व की जो बातें हैं, और उसके साथ साथ जो अन्य पहलू है जो कि हमारे जीएस के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, उसकी भी चर्चा हम लोग आगे लेख में करेंगे। शुरुआत हमारी जो है वो हमारे पहले चरण से करेंगे, जो कि लेख का निष्कर्ष है, लेख के बारे में बताता है, लेख का एक हमको ओवरव्यू देता है, जो है एक ड्रोन व्यू हमको प्रोवाइड करता है। देखिए, यह लेख का फोटोग्राफ है और यह राइटर का फोटो है। अजय श्रीवास्तव नामक लेखक है जिनके द्वारा यह लेख लिखा गया है। And he is an Indian Trade Service Officer and views here expressed are personal, ऐसा हमें जो है टर्म्स भी दिया गया है। अब देखिए, निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो लेख में वियतनाम व बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति की प्रशंसा की गई है, साथ ही नीतियां क्षतिपूर्ण है उसकी बात भी की गई है। जो आर्थिक नीति आज के समय इन दो देशों ने, जिसमें से एक हमारा पड़ोसी है और दूसरा जो है हमारे भूभाग से, भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा दूर है, दोनों देशों की बात हो रही है कि कैसी तरह इन लोगों ने अपनी आर्थिक रणनीति घड़ी कि इन लोगों की जो प्रगति है उसका जो ग्राफ है वह एकदम ऊपर हो गया पिछले 8-10 सालों में। और साथ साथ जो क्षति से भरी हुई जो नीतियां हैं उसकी भी बात हुई है, टीका भी हुई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रशंसा के लिए ही यह लेख है। यह लेख में जो चीज़ अच्छी है उसकी प्रशंसा की गई है, और दूसरे पक्ष पर जो चीज़ गलत है, जो चीज़ भारत के संदर्भ में अनुकूल नहीं है, उसकी जम के टीका भी की गई है। दोनों देशों की आर्थिक वृद्धि के कारण की भी चर्चा हुई है। तो जैसे कि हमने बोला कि भाई डेवलपमेंट हुआ, तो डेवलपमेंट के आगे पीछे के जो कारण होते हैं, जो कारक होते हैं, उसकी भी चर्चा यहाँ हुई है। लेखक ने हमें इस दो राष्ट्र की नीतियों से भारत को क्या सीखना, क्या छोड़ना, वो भी बताया। भारत के लिए क्या अनुकूल है, क्या नहीं है। पूरा लेख ज्ञानवर्धक है, इंफॉर्मेटिव है, अच्छा है। अब देखिए, लेख की महत्वपूर्ण बातें अगर हम देखें, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के विषय के साथ संबंधित है, वैश्विक तौर पर जो आर्थिक नीतियां हैं उसके साथ भी संबंधित है। तो देखते हैं, लेखक ने दो नोंदनीय निरीक्षण से शुरुआत की। लेखक ने दो ऑब्जर्वेशन के साथ शुरुआत की, और वो ऑब्जर्वेशन क्या थे? दोनों देशों की प्रगति थी आर्थिक। बांग्लादेश की भी प्रगति थी और दूसरे पक्ष पर वियतनाम की भी प्रगति थी। बांग्लादेश की प्रगति ऐसी थी कि वह एक बड़ा निर्यातकार के तौर पर उभरा कापड़ के बाजार में पूरे वैश्विक स्तर पर। चाइना प्रथम नंबर पर है, जिसे हम महान निर्याती कह सकते हैं, वाइल बांग्लादेश लाइज ऑन सेकंड। यहाँ हम लोग उसका स्थान देख सकते हैं, सेकंड रैंक इन अपैरल एक्सपोर्ट, यानी कि कापड़ का जो एक्सपोर्ट है, कापड़ का जो निर्यात है, वह करने में बांग्लादेश जो है उसने विश्व के सारे देशों को पीछे रख दिया। अब चाइना अकेला ही उसके आगे है, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है। तो ये उसकी प्रगति की बात हुई। दूसरे पक्ष पर वियतनाम की अगर बात करें तो पिछले 8 वर्षों में निर्यात में 240% की वृद्धि, 240% ऑफ एक्सपोर्ट्स वर राइज्ड इन द लास्ट 8 years ऑफ वियतनाम। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, और हमें ऐसा मालूम है कि अगर एक्सपोर्ट्स किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के बड़े हो, तो उसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वह थोड़ा हेल्दी रहता है। उन लोगों की जो फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू होती है वो भी थोड़ी तगड़ी रहती है, हेल्दी रहती है। तो इस हिसाब से दोनों देश जो है वह प्रगति के मार्ग पर है। दोनों ने अपनी जो आर्थिक नीति है वह नीति में कई सारे सुधार किए, तब जाके यह जो विकास है वो आज हमें दिख रहा है। अब उसमें से हम लोग पहला वियतनाम की बात करेंगे कि वियतनाम की जो सफर थी, वह सफर का जो रहस्य था वह क्या था, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, सर्वप्रथम खुली व्यापार नीति, यानी कि ओपन ट्रेड पॉलिसी। कोई भी देश हो, कोई भी सहभागी, विच मीन्स पार्टनर
कंट्री हो तो उसके साथ एक खुलकर व्यापार करने की नीति। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच मीन्स कि आपके साथी देशों के साथ अगर आप डील करोगे तो आपके साथी देश जो है वे आपके गुड्स, आपका उत्पाद जो है वे ड्यूटी फ्री लेंगे, एकदम निशुल्क लेंगे, शुल्क मुक्त लेंगे। वियतनाम के सहभागी यूएस है, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया एक्सेट्रा और कई सारे हैं, जर्मनी भी है एंड मेनी मोर। वियतनाम ने अपना घरेलू बाजार यानी कि डोमेस्टिक मार्केट अपने सहभागियों के उत्पादों के लिए खोल दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है। अपना घरेलू मार्केट जो है वो फॉरेन कंपनीज के लिए वियतनाम ने एकदम ओपन कर दिया कि आप आओ, यहाँ रिटेल आपका बिजनेस स्थापित करो और हमारे देश में आपके जो प्रोडक्ट्स है, आपके जो उत्पाद है वो आप निसंकोच बेचो। भारत यहाँ जो है यह स्टेप नहीं कर सकता क्योंकि हमारे यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल जो वर्ग है उसके इंटरेस्ट है, फार्मर्स जो है उसके भी इंटरेस्ट है। तो भारत के संदर्भ में यह नीति थोड़ी प्रैक्टिकल नहीं है, मगर इट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए वियतनाम ने अपने घरेलू कानून नरम कर दिए। विदेशी पूंजी को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है तो यहाँ के जो नॉर्म्स थे वहाँ के, आई मीन वियतनाम के, वे उन लोगों ने एकदम जो है लिबरल कर दिए, एकदम सिंपल बना दिए। विदेशी सहभागी अपनी पूंजी कहीं पर भी लगा सकता है। देखिए इतनी हद तक लिबरलाइजेशन किया वियतनाम ने, इतनी हद तक फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है अट्रैक्ट करने के लिए कि विदेशी जो सहभागी है, विदेशी जो निवेशकार है वह कहीं पे भी, कोई भी क्षेत्र में वियतनाम के अपनी जो मूली है, अपनी जो पूंजी है वो लगा सकता है। जैसे तो फर्स्ट वन इज रिटेल ट्रेड, सेकंड सरकारी या खानगी निविदा यानी कि कोई टेंडर होता है तो उसमें भी फॉरेन पार्टिसिपेशन हो सकता है। विद्युत, जमीन, अस्पताल, सुरक्षा, रेलवे, किसी के भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट में विदेशी पूंजी जो है वो लग सकती है वियतनाम में, जो कि भारत के संदर्भ में आज के समय शक्य नहीं है। थोड़ा बहुत है, मगर कई सारे ऐसे सेक्टर है जिसमें एफडीआई जो है वह अभी भी जो है परमिटेड नहीं है, अभी भी उसे बाधित कर रखा है। रेलवे इत्यादि कोई भी काम में निवेश कर सकते हैं। पश्चात मुख्यतः निर्यात 5 सेक्टर्स के हैं, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर भी वियतनाम के द्वारा ऐसा करने पर भी जो वियतनाम के जो एक्सपोर्ट्स है हमें इजाफा दिखा है, कोई प्रश्न नहीं है, 240% का इजाफा दिखा है, कोई बात नहीं, मगर जो एक्सपोर्ट है वह दरअसल 5 सेक्टर के ही है। मुख्यतः अधिकांश जो एक्सपोर्ट है वह 5 सेक्टर के ही है। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन हमें दिख नहीं रहा, उसकी गैरहाजिरी है, ये एक बहुत ही गंभीर बात है। दूसरी बात, वियतनाम में जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वे 5 सेक्टर के तो है, वो तो हमें मालूम है, मगर उसमें भी मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स के है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मुख्यतः असेंबलिंग का काम है। यानी कि आपको बाहर बनी हुई चीज है, दूसरे देश में बनी हुई चीज है, आपको जोड़ना है और बेचना है। तो दिस इज द थिंग विच वियतनाम इज एक्चुअली डूइंग राइट नाउ। पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन जो है वह नहीं कर रही है वियतनाम की कंपनियां, मगर जो सामान होते हैं जो विदेश में बनते हैं उसको असेंबल करके एक्सपोर्ट करती है और इस तरह अपना एक्सपोर्ट्स जो है वह बढ़ाती है। तो ऐसे मामलों में जो डॉलर्स होते हैं वो बहुत कम आते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट। एक्सपोर्ट आपके दिख सकते हैं, आंकड़े बड़े दिख सकते हैं, टर्नओवर्स दिख सकते हैं, मगर जो रियल इनकम है वह एकदम कम होगी, क्योंकि दे आर परफॉर्मिंग असेंबलिंग, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। अगर इस जगह पर वे पार्ट्स और कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करते होते तो उन लोगों की जो आय है, उन लोगों की जो फॉरेन इनकम है वह कई गुना ज्यादा होती। तो यह पूरा जो है वियतनाम का सिनेरियो है। आगे हमें बांग्लादेश का सिनेरियो देखना है, वहाँ की आर्थिक नीति देखनी है, जिसके तहत हम लोग देख सकते हैं कि कापड़ निर्यात में वृद्धि की है बांग्लादेश ने। वो सच्ची बात है, मुख्यतः EU व US को निर्यात चाहता है। अगर बांग्लादेश की एक्सपोर्ट स्टोरी में हम लोग US और EU को इन्वॉल्व कर दे तो बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट स्टोरी है वह वहाँ खत्म हो जाएगी।
दो ही देशों के साथ उसका जो व्यापार है वह सीमित है, बड़े पैमाने पे है थोड़ा, मगर दो ही जो है देश है वो उसके पास से लेते हैं। EU बांग्लादेश जैसे लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के पास से कापड़ व अन्य उत्पाद आयात करते हैं। लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के कई मापदंड है, उस मापदंड के अनुसार आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो थोड़ी कम होनी चाहिए, पॉवर्टी का प्रमाण जो है वो आपके देश में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए इत्यादि। तो इसी अनुसार बांग्लादेश आज तक एक लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है, मगर आज के समय जिस गति से बांग्लादेश जो है वह प्रगति कर रहा है, आर्थिक वृद्धि कर रहा है, उसे देख के लगता है कि बांग्लादेश का ये जो पद है वो बहुत ही नज़दीक के भविष्य में उसके पास से चला जाएगा, क्योंकि आज बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जबरदस्त रूप से बढ़ रही है, बांग्लादेश में पॉवर्टी एलिवेशन हो रहा है, बांग्लादेश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, इंडस्ट्रीज आ रही है। तो फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एक्चुअली डेवलपिंग। तो धीरे धीरे इसका जो यह पद है वह चला जाएगा। इसका गैरलाभ जो है वह बांग्लादेश को कब मिलेगा, जब लिस्ट डेवलप कंट्रीज का पद उसके पास से चलाया जाएगा तो EU इत्यादि जो देश है अब वो बांग्लादेश की चीज वस्तुएं ड्यूटी फ्री नहीं लेंगे, उसका इंपोर्ट जो है वह ड्यूटी फ्री नहीं करेंगे, बल्कि उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, उसके ऊपर थोपेंगे। सो दिस इज चैलेंज इन द रूट ऑफ बांग्लादेश। आज ड्यूटी फ्री हो रहा है क्योंकि आज बांग्लादेश लिस्ट डेवलप कंट्रीज की जो है सूची उसमें शामिल है, मगर कल नहीं रहेगा अगर इसी गति से आगे बढ़ा। तो बांग्लादेश अपने निर्यात की सूची को रंग बिरंगी बनाने की दिशा में अच्छा काम कर रहा है। जो देखिए रंग बिरंगी जो है वह एक प्रतीकात्मक शब्द है, प्रतीकात्मक। दरअसल कहने का तात्पर्य यह है कि एक्सपोर्ट शुड बी डाइवर्स। कई क्षेत्र में उत्पादन होने चाहिए आपके देश में, और कई क्षेत्रों के उत्पादन में से जो है निर्यात जो है वे होने चाहिए, एक्सपोर्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी एक जो है चीज वस्तु के ऊपर स्पेशलाइजेशन आपका डेवलप कर ले और एक ही जो वस्तु है उसको आप बेचने लगो या आप उसको बेचा करें। तो दिस इज नॉट एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन में देयर शुड बी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर यू एक्सपोर्टिंग। बांग्लादेश से भारत को सीखने वाली बात, देखिए बांग्लादेश की नीति से हमें जो बातें सीखनी है वो थोड़ी महत्वपूर्ण है, और उसके मुताबिक भारत को बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करना होगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन निर्यात कर सकते हैं। अगर इंडिया की जो पॉलिसी आर्थिक नीति जो है वह कुछ इस तरह हो कि जो प्रोत्साहित करती हो बड़ी कंपनियों को, तो क्या होगा कि वे लोग बड़े मात्रा में उत्पादन भी कर सकेंगे, बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, और न दिखने वाली चीजें हैं जिसका फायदा हो सकता है बड़े कंपनियों के संदर्भ में कि एक तो वे लोग एस्टेब्लिश होंगे, वेल एस्टेब्लिश जिसम कह सकते हैं, वे लोग ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं, वे लोग मार्केटिंग भी असरकारक कर सकते हैं, जो कि छोटे उद्योग इतने असरकारक नहीं कर सकते बड़े के जैसे। उसके बाद निर्यात ज्यादा होने के साथ साथ निर्यात में भिन्नता होनी भी अनिवार्य है, जिसका हमने जिक्र किया। निर्यात में भिन्नता मतलब एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, इसे हम लोग कह सकते हैं एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। ये बहुत ही अनिवार्य है और ये होना ही चाहिए, तभी तो आपका जो एक्सपोर्ट है वो दरअसल उसके जो अच्छा परिणाम है वो अर्थतंत्र को मिलने शुरू होंगे। देखिए, और यह जो भिन्नता है कि आपका जो एक्सपोर्ट है वह कितने सेक्टर्स में फैला हुआ है, यह जो भिन्नता है, यह भिन्नता हमें इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स में देखने को मिलती है। देखिए, यह जो इंडेक्स है, यह इंडेक्स दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स US, यहाँ की यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा यह अभ्यास होता है और पब्लिश भी यह विद्यापीठ के द्वारा ही किया जाता है। उसके मुताबिक कुछ कंसर्न कंट्रीज के रैंक यहाँ हमने लिए हैं रेफरेंस के लिए। चाइना का 32वां रैंक है, इंडिया का 43rd है, वियतनाम का 79th है, बांग्लादेश का 129th है,
और जापान टॉप्स द चार्ट विथ रैंक फर्स्ट। तो दिस इज द सिचुएशन। आप वियतनाम की परिस्थिति देखिए, 79 है, एक्सपोर्ट्स भारत से ज्यादा होंगे, मगर एक्सपोर्ट्स में जो भिन्नता होनी चाहिए, जो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, जो वर्सैलिटी होनी चाहिए, वो वर्सैलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। चुनिंदा क्षेत्र में यह जो देश है वह निर्यात करता होगा, बाकी के क्षेत्र वैसे के वैसे होंगे या दुर्गति में होंगे। और उसके मुकाबले इंडिया जो है उसका रैंक जो है वह 43rd है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिफिकेशन है इंडिया के मामले में एक्सपोर्ट का वह बहुत विशाल है। कई क्षेत्र में भारत जो है वह उत्पादन करता है और कई चीजों का निर्यात करता है। उसके बाद भारत में प्रत्येक क्षेत्र का निर्यात बढ़ाने के लिए सेक्टोरल इंडस्ट्रियल जोन को स्थापित करना होगा। सेक्टोरल इंडस्ट्रियल जोन, क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है तो उसका पावर सेक्टर है तो उसका एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर है तो उसका एक अलग से समर्पित जो है उत्पादन की जगह होनी चाहिए, जिसमें किसी भी उद्योगी को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई भी एकदम विशियस प्रोसेस में से ना गुजरना पड़े और एकदम सरलता से वो अपना बिजनेस जो है वह शुरू कर सके। देखिए, जहां उद्यमी को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए दिक्कत ना हो। दिक्कत में कई सारी चीजें है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, कई सारे अप्रूवल्स है, कई सारे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। ये सब प्रोसेसों को एकदम डिजिटलाइज किया जाए, उन सबको एकदम सिंप्लीफाई किया जाए, तब भी हम लोग यह जो हमारा गोल है वह हासिल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ एक ऑर्गेनिक इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हुई है। यह एक नया कॉन्सेप्ट है विच एक्चुअली मीन्स इनोवेशन and ease of doing business। अगर ये दो बिंदु किसी भी राष्ट्र के पास आ गए तो वो राष्ट्र की जो आर्थिक वृद्धि होगी वो ऑर्गेनिक होगी। ऑर्गेनिक इन द सेंस एकदम हेल्दी होगी, और छोटे छोटे जो झरक आते हैं हमारे अर्थतंत्र में, जो रिसेशंस के पीरियड आते हैं, वो रिसेशंस के पीरियड इन इकोनॉमी को जो है टच नहीं कर सकते। ये इतनी मजबूत इकोनॉमी बन सकती है। देखिए, कोई देश को अपने निर्यात किसी क्षेत्र के साथ अन्याय करके नहीं बढ़ाने चाहिए। निर्यात अग्रता अवश्य होनी चाहिए, प्रायोरिटी कंपलसरी होनी चाहिए, इट इज नेसेसरी, बट किसी भी क्षेत्र के भोग के ऊपर निर्यात जो है वह बढ़ना नहीं चाहिए। देखिए, हमारे पास यहाँ एक एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो का एक जो है इन्फोग्राफ है, और इसके मुताबिक जो एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो है वह किसी भी देश का कम से कम होना चाहिए। ये रेशियो दरअसल में यह बताता है कि कोई भी इकोनॉमी जो है वह इकोनॉमी का जीडीपी जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर कितना टिका हुआ है। तो अगर यह रेशियो ज्यादा होगा तो यह बात स्थापित होगी, यह बात सिद्ध होगी कि किसी भी राष्ट्र विशेष का जो जीडीपी है वह उसके एक्सपोर्ट पे ही चलता है। मगर अगर कम होगा तो ये बात स्थापित होगी कि ये देश को एक्सपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है, एक्सपोर्ट से इसका इतना फायदा नहीं होता है। इसी के अनुसार वियतनाम जो है उसका एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो है 160%, जो कि एकदम डेवलप्ड जो कंट्रीज होती है उसका जो यह रेशियो होता है यह एक डिजिट में ही होता है या 2 डिजिट में होता है। हम लोग उदाहरण के रूप पर देख सकते हैं कि यूएस जो है उसका 11.7% है, एकदम कम है। यह आंकड़ा प्रस्तावित करता है कि यूएस की इकोनॉमी एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर एक्सपोर्ट नहीं भी हुआ तो यूएस को 11% जो है उसको असर होने वाली है, वाले वियतनाम को 160% असर होने वाली है। यानी कि एक्सपोर्ट अगर वियतनाम से बंद हो गए तो उसकी इकोनॉमी जो है वह एकदम जीरो हो जाएगी, इनफैक्ट माइनस में चली जाएगी। जापान 18.5, इंडिया 18.7। तो इस रेशियो में हमारा जो स्थान है वह मजबूत है। चाइना इतना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने के बाद भी 18.4% जो है इसका रेशियो है। तो चाइना जो है वह एकदम अच्छे ट्रैक पर है इकोनॉमी के, और ये बात यहाँ से हमें दिखती है। उसके बाद भारत के साथी देशों में ओपन ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हेल्दी मिक्स ऑफ डोमेस्टिक चैंपियंस एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है। बट
इन द केस ऑफ वियतनाम, अपनी जीडीपी, अपनी पर कैपिटा इनकम, अपना ग्रोथ, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए पूरा देश जो है वह मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के हाथों में चला गया, उसके ऊपर निर्भर हो गया। उसके विरोध पक्ष में भारत में हमें हेल्दी मिक्सचर दिखता है, जहाँ घरेलू जो उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, वो भी हिस्सेदार है और सामने मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशंस है वो भी हिस्सेदार है संतुलित धोरण में। उसके बाद निर्यात अवश्य अग्रता होनी चाहिए, परंतु कोई क्षेत्र का भोग चढ़ा के हासिल नहीं कर सकते हैं जो वियतनाम कर रहा है। वियतनाम के सभी सारे जो अन्य क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉनिक को छोड़ के, अन्य 2-4 को छोड़ के, सारे क्षेत्र जो है वे सारे क्षेत्र मृत प्राय है, जिसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना जो है समय की मांग है। हमारा ध्यान हमें ऑर्गेनिक इकोनॉमिक ग्रोथ पर देना होगा, जो इनोवेशन और लोअरिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या एनहांसिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दोनों ही हम लोग कह सकते हैं, से हासिल होगा। भारत पूर्ण रूप से कटिबद्ध है विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, वह वैश्विक अर्थतंत्र में अपना जो स्थान है वह सुदृढ़ करने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। मगर वियतनाम की तरह हमें जो है हमारी नीति जो है वह ऐसी नहीं बनानी कि एक क्षेत्र जो है उसको बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए अन्य क्षेत्रों के ऊपर हम लोग जो है अन्याय कर दे, उसके ऊपर अत्याचार कर दे। हम लोग एकदम संतुलित आर्थिक वृद्धि जो है वह करेंगे और हम लोग कटिबद्ध है। हम लोग चाहते हैं कि बाह्य जो पूंजी है वह आकर्षित हो भारत में, मगर देयर शुड बी ए बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम थोड़े इन्फोग्राफ की जो है मदद लेंगे यह पूरा सिनेरियो समझने में। देखिए, टॉप 10 एक्सपोर्ट पार्टनर्स ऑफ वियतनाम, आंकड़े जो दिए गए हैं वो मिलियन डॉलर्स में दिए गए हैं और सर्वप्रथम जो पार्टनर है वियतनाम का वो है यूएस, सबसे बड़ा पार्टनर है और इसका जो आंकड़ा है वो हमें 35,000 मिलियन तक टच होता दृश्यमान हो रहा है। दूसरा जो बड़ा पार्टनर है वियतनाम का वो है चाइना, तीसरा है जापान, चौथा है हांगकांग, उसके बाद साउथ कोरिया, उसके बाद चाइना फिर से, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद यूएई एंड सो ऑन। सो दिस इज द एक्सपोर्ट चार्ट कि वियतनाम कौन कौन से देश में कितनी मात्रा में अपने एक्सपोर्ट्स जो है वह करता है। और मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि यह जो 33,000 मिलियन डॉलर के जो एक्सपोर्ट है उनमें से 30,000 मिलियन डॉलर, 30 मिलियन डॉलर जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होंगे। तो दिस डाइवर्सिटी शुड बी क्रिएटेड बाय वियतनाम। अगला इन्फोग्राफ जो है वह हमें यूएस का इंपोर्ट्स में जो भारी फेरफार हुए पिछले समय यूएस चाइना ट्रेड वॉर के चलते, उसके बारे में हमारी जो समझ है वो थोड़ी बढ़ाने में मदद कर रहा है। According to it, US imports from China dropped by 87 billion in 2019. 87 billion. Countries territories with the largest absolute change in goods export to the US. तो देखिए, चेंज में सबसे पहले वियतनाम का नंबर है, which means जो इंपोर्ट्स यूएस की चाइना से रुकी वो वियतनाम की तरफ जो है डाइवर्ट हुई। अब वो इंपोर्ट्स जो है वो वियतनाम से आने लगी। वियतनाम है, मैक्सिको है, ताइवान है, नेदरलैंड्स है, फ्रांस है, आयरलैंड है, इराक, सऊदी, वेनेजुला और चाइना है। चाइना के संदर्भ में हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा बिकॉज इट डिक्रीज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो दिस इज द होल इन्फोग्राफ विच डिपिक्ट्स द यूएस इंपोर्ट विच हैव बीन डिक्लाइंड इन द पास्ट ईयर। अब हमारे पास एक पाई चार्ट है विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द एक्सपोर्ट ऑफ Bangladesh, which means it actually describes export destinations of Bangladesh for the financial year 2019. तो according to it, देखिए 16.96, which means 17% अकेले यूएस में यह एक्सपोर्ट करता है और आंकड़े के संदर्भ में 6.87 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है बांग्लादेश का यूएस में। द मेन एक्सपोर्ट ऑफ बांग्लादेश इज अपैरल, ये हमें भूलना नहीं है। कापड़ उद्योग में ही बांग्लादेश की माहिरता है और इसका निर्यात ही वह बड़े पैमाने पर करता है। अन्य सारी चीज़ें भी है मगर उसका वॉल्यूम जो है और आंकड़े जो है वे बेहद छोटे हैं। तो
अगर हमें गिनती में लेना है तो हम उसका कापड़ उद्योग जो है उसको ही गिनती में ले सकते हैं। दूसरा बड़ा जर्मनी है, फिर यूके के साथ 10% का जो है एक्सपोर्ट है, स्पेन के साथ है, फ्रांस के साथ है, इटली, जापान, कनाडा, नेदरलैंड, पोलैंड इत्यादि। भारत के साथ भी है। इनफैक्ट भारत तो उसकी चीजें इंपोर्ट फ्री लेता है एक जो है एक पड़ोसी धर्म निभाने के लिए। देखिए, अब दिस इज एक्चुअली अ मैप विच शोज अस इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स अकॉर्डिंग टू 2015। देखिए, यहाँ कलर कोडिंग किया गया है। जितना डार्क कलर है उतना देखाव जो है वह अच्छा है, और जितना लाइट कलर है उतना देखाव जो है वह थोड़ा खराब है, प्रदर्शन खराब है। तो अकॉर्डिंग टू इट वी फॉल इन 40 to 60 रेंज एज अवर रैंक इज 43rd। देखिए यहाँ, दिस इज द कलर। अमेरिका नंबर 1 पे है, चाइना जो है वो भी आगे है, उसके साथ साथ कई सारे यूरोपियन कंट्रीज जो है वे भी आगे है। अफ्रीकन कंट्रीज में हमें विरोधाभास दिखता है, कई सारे हैं जिसमें डाइवर्सिटी कम है, कई सारे हैं जिसमें थोड़ी डाइवर्सिटी ज़्यादा है। इंडिया की जैसे यह साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका एक डेवलप्ड है और एक्सपोर्ट की दृष्टि से थोड़ा डाइवर्स्ड कंट्री है। तो दिस इज द सिनेरियो इन केस ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स एज पर 2015। तो इस पूरे उपाख्यान में, पूरे लेक्चर में हमने कई सारे मुद्दों को देखा, और हमारा जो कोर विषय था वह आर्थिक विकास था, या अर्थशास्त्र हम उसका कह सकते हैं। दोनों देशों की नीति के बारे में देखा, आर्थिक नीति के बारे में क्या क्या क्षति थी वो भी हमने तपासी। दूसरी बात, यह जो लेख है आज का, जिस लेखक का, जिस श्रीवास्तव जी का, उसका लेख आज हमें थोड़ा उपयोगी हुआ है, जिसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए अभ्यास के साथ, नए आर्टिकल के साथ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे वॉचिंग ग्रोथ मोड यूपीएससी।